हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 12th का थर्ड यूनिट केमिकल काइनेटिक के बारे में हम आप लोग को बताएंगे। केमिकल काइनेटिक नाम ही है केमिकल काइनेटिक। इट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। ये फिजिकल केमिस्ट्री की ब्रांच है। फिजिकल केमिस्ट्री का मतलब होता है कि अगर केमिस्ट्री फिजिक्स से रिलेटेड होती है, इफ द केमिकल्स आर रिलेटेड विद फिजिकल प्रॉपर्टी, देन इट इज कॉल्ड एज द फिजिकल केमिस्ट्री। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री। हम इसके अंदर मेनली केमिस्ट्री के साथ में फिजिक्स के टर्म का यूज कर रहे हैं। काइनेटिक, जैसा कि आप लोग जानते हैं, काइनेटिक जो है वो एक फिजिकल केमिस्ट्री का, फिजिक्स का वर्ड है। और काइनेटिक का मतलब होता है स्पीड, काइनेटिक का मतलब होता है वेलोसिटी। बट क्या हम केमिस्ट्री के अंदर स्पीड और वेलोसिटी वर्ड यूज कर सकते हैं? ऐसा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो पढ़ा है वो आपको मालूम है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम के साथ डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, दिस इज कॉल्ड देयर स्पीड। तो क्या हम केमिस्ट्री में फाइंड कर सकते हैं कि कैसे हम उसकी स्पीड निकालेंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि हम पानी के अंदर शक्कर मिला दें या नमक मिला दें, मिक्सिंग करें, मिक्स करने के बाद उसको फिर जमीन पे फैला दें और उसके बाद उसको इंची टेप से नापे और उसके बाद उसका टाइम देखें। इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसके मतलब है कि हम लोग कुछ टर्म को चेंज करेंगे। तो फिजिक्स का जो ये वर्ड है स्पीड, इसको हम लोग अपने केमिस्ट्री में चेंज करते हैं और इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रेट। लेकिन केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच होती है, द ब्रांच ऑफ द केमिस्ट्री विच डील्स विद द वेलोसिटी एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। स्पीड भी फाइंड करते हैं और साथ साथ हम रिएक्शन का मैकेनिज्म भी निकालते हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है रिएक्शन की प्रोसेसिंग। कोई भी रिएक्शन किस प्रोसेस से हो रहा है, हाउ इट इज कैरिड आउट, वो कैसे परफॉर्म हो रहा है, इसी को हम कहते हैं मैकेनिज्म। तो केमिकल काइनेटिक केमिस्ट्री की वो ब्रांच बनी जिसमें हमने रिएक्शन की स्पीड, वेलोसिटी और उसके मैकेनिज्म के बारे में पढ़ते हैं। उसी को हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक। इन केमिकल काइनेटिक देयर आर 3 टाइप ऑफ द रिएक्शन। जैसा कि हमारी रेगुलर लाइफ में होता है, हमारी रेगुलर लाइफ में भी हमारे 3 तरीके के रिएक्शन है। कई बार हम लोग बहुत स्लो काम करते हैं, डिपेंडिंग करता है। रेगुलर वे में हम लोग मॉडरेट में रहते हैं, ना बहुत तेज और ना ही बहुत धीमे। लेकिन कभी ऐसा भी होता है जब हमें बहुत जरूरत जल्दी होती है तो हम लोग फास्ट करते हैं। तो जैसा हम लोग के साथ होता है वैसे ही हमारे रिएक्शंस में भी होता है। सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक, रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप। फर्स्ट टाइप ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड एज अ वेरी स्लो रिएक्शन। पहली टाइप के रिएक्शन वो होते हैं जो बहुत धीमे धीमे होते हैं, जो बहुत धीमे होते हैं। इसके मतलब दोज रिएक्शंस विच आर कैरीड आउट इन मैनी डेज, मंथ एंड ईयर, जो बहुत दिनों में, महीनों में और सालों में जाके पूरे होते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हम लोग कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन लाइक दैट ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन में जंग लगना, क्या जंग एक दिन में लग जाती है? नहीं। जैसा आप लोग को मालूम है, हम लोग के ऑल ओवर ईयर में 12 मंथ है। तो क्या 12 मंथ में हर मंथ में हमारे पास रस्टिंग होती है? नहीं। रस्टिंग के लिए सुटेबल कंडीशन होती है मॉइस्चर। रस्टिंग के लिए सुटेबल कंडीशन होती है डिजोल्व गैसेस। अब डिजोल्व गैसेस और मॉइस्चर, मॉइस्चर तो जनरली किस सीजन में मिलता है? रेनी सीजन में। इसके मतलब है पूरे साल में हमारे पास फेवरेबल कंडीशन कितनी बनी? 2 से 3 महीने की, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने की फेवरेबल कंडीशन है। इसके मतलब है रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो रिएक्शन बिकॉज इट टेक्स इन मैनी डेज, मंथ एंड ईयर। क्योंकि बहुत दिनों में जार के पूरा होता है, इसलिए ये रिएक्शन हो गया वेरी स्लो रिएक्शन। और स्लो रिएक्शंस आर आल्सो बी कॉल्ड एज अ डेड रिएक्शन। इनको हम डेड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ कोल। कोयले का बनना, क्या कोयला एक दिन में बनता है? कभी नहीं। सालों लग जाते हैं, फॉसिल्स बनते हैं और उसके बाद फॉर्मेशन होता है कोल का। इट ऑल्सो टेक्स मैनी डेज, मंथ एंड ईयर। सो द फॉर्मेशन ऑफ कोल इज ऑल्सो ए वेरी स्लो रिएक्शन। नाउ थर्ड रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम इज अ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल माने कच्चा तेल। क्या ये भी एक दिन में बनता है? नहीं। इसको बनने में भी सालों लग जाते हैं। और वो रिएक्शन, दोज रिएक्शन विच आर कंप्लीटेड इन मैनी डेज, month and year, they are called as a very slow reaction. So these are the example particularly asking in objective type of questions. इनको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये objective questions में मिलेंगे आपको। Now
The second type of the reactions are called as the moderate reaction. दूसरे रिएक्शन होते हैं moderate reaction. Moderate means neither very fast nor very slow, ना बहुत तेज और ना ही बहुत धीमे. Such type of the reactions are particularly takes place in hydrolysis. So the best example is the hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester is a moderate reaction. It is neither very fast nor very slow. Hydrolysis ester, you know the general formula of the ester. Ester का general formula क्या होता है? RCOOR, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है. ऑन हाइड्रोलिसिस जब हम इसका वाटर से रिएक्शन कराते हैं, नाउ इट इज कन्वर्ट इनटू RCOOH प्लस ROH. ROH is the alcohol and RCOOH is the carboxylic acid. ये देखिए एग्जाम्पल आपके रेगुलर लाइफ में मिलते हैं, ऐसे एग्जाम्पल हमको लाइक दैट. जैसे अभी सीजन चल रहा है मैंगो का, आपने देखा कि आम जब कच्चे होते हैं तो खट्टे होते हैं, लेकिन जब वही आम पक जाते हैं तो मीठे लगने लगते हैं. बिकॉज ईस्टर्स दे आर स्वीट स्मेल, दे आर फ्रूटी स्मेल. इनके अंदर फ्रूट की स्मेल होती है, ये मीठे होते हैं. अब पका हुआ आम तो मीठा होता है, लेकिन कच्चा आम तो खट्टा होता है ना. क्यों खट्टा होता है? क्योंकि एट दैट टाइम उसके अंदर क्या होता है? एसिडिक एसिड. एसिडिक एसिड होने के कारण खट्टा है. ऑल द फ्रूट्स ऑल्सो कंटेन द अल्कोहल. सारे फ्रूट्स के अंदर अल्कोहल भी होता है. अब अल्कोहल और एसिड का अगर हम रिएक्शन कराते हैं, आप देखिए CH3COOH का अगर हमारे पास अल्कोहल से रिएक्शन होगा और रिएक्शन के दौरान ये वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाएगा, फाइनली इट इज कन्वर्ट. तो ये कन्वर्ट किस में हो जाता है? CH3COOC2H5 एंड दीज आर कॉल्ड एज द ईस्टर. और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ईस्टर. तो क्या ये रिएक्शन तुरंत होता है? क्या खट्टे से आम तुरंत मीठा हो जाता है? बिल्कुल नहीं, कुछ समय लगता है. ऐसा भी नहीं है कि वो तुरंत ही हो जाता हो, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत सालों में होता है. ये करीबन अगर हमारे घर में कैरी आती है तो कैरी क्या एक दिन में मीठी हो जाती है? नहीं, 2-3 दिन तक हमारे बास्केट में डली रहती है, उसके बाद धीरे धीरे मीठी हो जाती है. इसके मतलब ये रिएक्शन कैसा हुआ? इट इज अ मॉडरेट रिएक्शन, नाइदर वेरी फास्ट नॉर वेरी स्लो. So type of the reactions are called as a moderate reaction. Now the third type of the reactions, they are called as a very fast reaction. Very fast reactions are those reactions which are completed in between 10 to the power minus 16 to 10 to the power minus 14 seconds. बहुत ही fast, like that blinking of eyes, आंखों का झपकना. आपने कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया कि आप लोग सब पढ़ रहे हो और पढ़ते पढ़ते अचानक आपकी कब आंखें झपक जाती हैं? मालूम भी नहीं पड़ता है. तो ये क्या है? इतना कम समय होता है कि हम लोग खुद ही ऑब्जर्व नहीं कर पाते. विजन, देखना, क्या हम लोग आंख खोलते तो क्या हमें ऐसा लगता है कि हम एक बार में एक साइड का ही देख पा रहे हैं? नहीं, हम लोग सब चीजें एक साथ देख लेते हैं. तो विजन इज ऑल्सो वेरी फास्ट रिएक्शन. एंड इन केमिस्ट्री, चूंकि हम लोग केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो हम केमिस्ट्री के एग्जाम्पल भी देंगे. तो केमिस्ट्री का मेन हमारा एग्जाम्पल हो गया photosynthesis. Photosynthesis is a very fast reaction and all the ionic reaction like that. When the NaCl is mixed with water, अगर हम नमक को पानी में मिलाते हैं, आप देखिए हमको स्टैरिंग भी नहीं करनी पड़ती, हमको चलाना भी नहीं पड़ता और नमक आसानी से घुल जाता है. इसके मतलब ये क्या हुआ? दिस इज कॉल्ड द वेरी फास्ट रिएक्शन. सो ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल काइनेटिक, इसके मतलब है कि केमिकल काइनेटिक के बेस पर हम लोगों ने रिएक्शन को 3 टाइप में डिवाइड किया. फर्स्ट very slow reaction, second moderate reaction, and third type of the reactions are called as the very fast reaction. Now जैसा अभी बता रहे थे कि रेट, स्पीड के लिए हमने वर्ड पर्टिकुलरली कौन सा यूज किया? रेट. क्योंकि स्पीड वर्ड किसका है? फिजिक्स का. स्पीड वर्ड किसका है? मैथमेटिक्स में यूज करते हैं. लेकिन हम केमिस्ट्री में ये वर्ड यूज नहीं कर सकते कि हम कैसे स्पीड निकालेंगे. हमने उसी के लिए वर्ड यूज किया रेट. तो रेट का मतलब क्या हुआ? अब रेट के लिए हमने एक डेफिनेशन दी, रेट ऑफ रिएक्शन, यानी किसी भी रिएक्शन की स्पीड क्या चल रही है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम. इतना तो आप लोग ने पढ़ा ही हुआ है कि किसी भी रिएक्शन में जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते तो हम आपने क्लास 9th और 10th में पढ़ा है कि जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम रिएक्टेंट कहते हैं और जो रिएक्शन के बाद बनता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं.
तो रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में। इसके मतलब है कि दोनों की कंसंट्रेशन में चेंज होगा। रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में होगा? प्रोडक्ट में। अब कंसंट्रेशन वर्ड आपने सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ लिया। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कंसंट्रेशन मतलब नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व इन 1 लीटर। 1 लीटर में कितने मोल डिसॉल्व किए गए? दिस इज कॉल्ड देयर कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमेशा ही चेंजेस होते रहते हैं। अब फॉर्मूला आया हमारा चेंज द कंसंट्रेशन। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो रहा है? प्रोडक्ट में। तो चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। स्पीड कभी भी हम लोग बिना टाइम के निकाल नहीं सकते, क्योंकि इन केस आप एग्जांपल से समझिए, मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए, इस जगह पे खड़े हुए हैं, ये कोई बंदा खड़ा हुआ है, तो जब ये यहाँ से चलेगा, ये इस पोजीशन पे किस पे है? रिएक्टेंट में। अब ये चलना स्टार्ट करेगा और स्टार्ट करते करते यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बनेगा? प्रोडक्ट। इसके मतलब है कि उसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ, रिएक्टेंट से वो पूरी तरीके से गायब हो गया और कन्वर्ट किस में हो गया? वो प्रोडक्ट में चेंज हो गया। तो रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता है और प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ता है, लेकिन ये साथ साथ होते किसके? टाइम के साथ चलता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बिना टाइम के हम स्पीड निकाल लें। जैसे मान लीजिए अगर हमने आपसे बोला कि हम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे पहुंचे, तो आप हमारी स्पीड निकालो, तो तुम लोग क्या बोलोगे? तुम लोग यही बोलोगे, मैडम आप ये बताओ आप कितनी देर में वहां पहुंची, तभी तो आप हमारी स्पीड निकाल पाओगे। तो विदाउट टाइम, बिना टाइम के हम किसी भी रिएक्शन की स्पीड या रेट को फाइंड नहीं कर सकते। इसीलिए फॉर्मूला बना चेंज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अपॉन टाइम। ये तो कॉमन एक रिएक्शन के लिए हो गया, लेकिन जब हम पर्टिकुलर रिएक्टेंट के लिए फॉर्मूला बनाएंगे, अब मैंने अलग अलग कर दिए दोनों फॉर्मूले। रेट ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का जैसा अभी बताया, रिएक्टेंट इस जगह पे था, जैसे धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर रहा है तो अपनी जगह से कम हो रहा है। इसके मतलब है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती है और टाइम के साथ साथ। इसी चीज को ग्राफिकली हम एक्सप्लेन करते हैं। जब ग्राफिकली एक्सप्लेन किया तो प्लॉटेड द ग्राफ बिटवीन कंसंट्रेशन एंड टाइम। तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट किया। जब टाइम और कंसंट्रेशन के बीच ग्राफ प्लॉट किया तो ऐसा देखा कि पहले कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है वैसे वैसे कंसंट्रेशन कम। तो पहले कंसंट्रेशन कितनी थी? x1, और उसके बाद कंसंट्रेशन कितनी हो गई? x2। जब कंसंट्रेशन x1 थी उस समय टाइम पीरियड कितना था? t1, और जैसे कंसंट्रेशन x2 पर चेंज हुई उस समय टाइम पीरियड कितना हो गया? t2। इसके मतलब है कि उसमें चेंजेस आए, क्या हो गया? डेल्टा x इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इसके मतलब है कि कंसंट्रेशन में चेंज साथ साथ किसके हो रहा है? टाइम के। और ग्राफ हमेशा हमारा कैसे जा रहा है? स्लोप में जा रहा है। वो ग्राफ जो स्लोप में जाते हैं एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, ऐसे ग्राफ के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो टाइम पीरियड कम, और कंसंट्रेशन कम है तो टाइम पीरियड ज्यादा, और ऐसा ग्राफ कहलाता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। इट इज अ पर्टिकुलर वर्ड यूज इन मैथमेटिक्स। एक्चुअल में केमिस्ट्री एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जैसा आपको मालूम होना चाहिए। केमिस्ट्री के अंदर बॉन्डिंग है। बॉन्डिंग मतलब केमिकल बॉन्डिंग में कोवलेंट बॉन्डिंग। तो केमिस्ट्री फिजिक्स से भी दोस्ती रखती है और केमिस्ट्री मैथ्स से भी दोस्ती रखती है। फिजिक्स से भी दोस्ती रखी तो देखिए फिजिक्स के वर्ड भी यूज हो रहा है और मैथ के वर्ड भी। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो ग्राफ आ रहा है, दिस वर्ड इज पर्टिकुलर यूज इन द मैथमेटिक्स। तो ये ग्राफ जो आ रहा है रिएक्टेंट का, वो इस तरीके का दिखाई देगा। लेकिन कब? अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल होगा तो। सेकेंड पॉइंट, अगर हम प्रोडक्ट की स्पीड निकालें तो कैसे निकालेंगे? अब जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हम यहाँ पे खड़े थे, ये था हमारा रिएक्टेंट, ठीक है। अब ये यहाँ से चलते चलते धीरे धीरे चलते चलते वो इस पोजीशन पे आ गया। जब ये इस पोजीशन पे आ गया तो ये क्या बन गया? प्रोडक्ट बन गया। जब ये प्रोडक्ट बन रहा है इसके मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रही है। किसके साथ साथ? टाइम के साथ। तो टाइम के साथ अगर कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रेट ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम। तो इसके मतलब अगर हम इसको अभी ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं तो कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में अगर हमने ग्राफ प्लॉट किया तो आप देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे कंसंट्रेशन भी बढ़ती जाती है। और इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन
ऑलवेज डिक्रीज होता है, लेकिन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज होता है। रिएक्टेंट कम होता है। और केमिकल काइनेटिक में एक बात हमेशा ध्यान रखना कि हम लोग हमेशा स्पीड निकालते हैं रिएक्टेंट की, ना कि रिएक्शन निकालते हैं हम लोग प्रोडक्ट की। रिएक्टेंट की स्पीड निकालेंगे क्योंकि रिएक्टेंट चलेगा तभी तो वो प्रोडक्ट में चेंज होगा। ठीक है, अब देखिए हम आपको ये दो हमारे पास ग्राफ है, क्योंकि हमारे कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल तो आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ाई है। अगर रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, वापस वो रिएक्टेंट में चेंज नहीं हो रहा, तो वो कहलाते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन। लेकिन अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट, हम लोग पर्टिकुलरली जो वर्ड है ना रिवर्सिबल, उसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट वर्ड भी यूज नहीं करते। जैसे मान लीजिए मेरा ये हैंड है ना, ये रिएक्टेंट है और ये हमारा ये फॉरवर्ड रिएक्शन और ये बैकवर्ड है। तो एक पॉइंट ऐसा होता है, पहले ये दोनों धीरे 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 चलेंगे और एक पॉइंट ऐसा होगा जब दोनों एक पॉइंट पे आएंगे और फिर पैरेलल चलना स्टार्ट हो जाएंगे, और इस पॉइंट को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो ये क्या बनता है, ये कब बनता है इक्विलिब्रियम, किसमें बनता है, हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन में। तो इन केस अगर हम रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन को ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करें तो कैसे आएगा, तो देखिए फॉर इरिवर्सिबल रिएक्शन, अगर रिएक्शन इरिवर्सिबल है यानी रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में, तो रिएक्टेंट का ग्राफ जैसा अभी आपको यहाँ पे दिख रहा था, रिएक्टेंट का ग्राफ हमेशा डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट का ग्राफ कैसा हो रहा है, इंक्रीज। तो कंबाइंड फॉर्म में अगर मैंने टोटल रिएक्शन के लिए लिखा तो टोटल रिएक्शन का मतलब रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा। लेकिन अगर रिएक्शन हमारा रिवर्सिबल है, जैसा अभी मैंने अपने हैंड से एग्जांपल करके आपको बताया कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों अपनी साइड से चल रहे हैं और एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये पैरेलल चलते हैं और इस पोजीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम पे आते ही ये रिएक्शन दोनों पे पैरेलल पे चलने लगता है। तो फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए हमारा जो ग्राफ होगा वो इस टाइप का आएगा। ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोग के सीबीएसई एग्जामिनेशन में मिलते हैं कि ग्राफिकली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ग्राफिकली में हम इस तरीके से आपको रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस के फाइंड करना बता सकते हैं आप। ठीक है, तो समझ में आ गया क्या होता है रेट। तो रेट का मतलब रिएक्शन की स्पीड, और रिएक्टेंट का रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम हुई और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा। ठीक, अब आगे पॉइंट आता है कि रेट होते कितनी तरीके के हैं। रेट दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 एवरेज रेट और नंबर 2 होता है इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट, तो एवरेज रेट क्या होता है, एवरेज जैसा कि अपन जानते हैं अगर चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज मोर, अगर चेंजेस भी ज्यादा हो और टाइम भी ज्यादा लगे, इफ द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज मोर एंड टाइम पीरियड इज ऑल्सो भी मोर, टाइम भी ज्यादा लग रहा है और चेंज भी ज्यादा होता है, तो उसी को हम कहते हैं एवरेज रेट। लाइक दैट अगर हमने इरिवर्सिबल रिएक्शन ले लिया, अब इरिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हो गया रिएक्टेंट इज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था x1 को हम कंसंट्रेशन से रिप्रेजेंट कंसंट्रेशन के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं हम लोग x1, और टाइम के लिए वर्ड यूज कर रहे हैं t1। तो टाइम भी ज्यादा है और कंसंट्रेशन में चेंज भी ज्यादा। तो फॉर्मूला क्या बना, एवरेज रेट इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन डेल्टा डी। अब अगर आपको एग्जामिनेशन में जैसे जितने भी ऑडियर हुए हैं ना, उनमें आपको ऐसे चार इक्वेशंस दे दी कि फाइंड आउट करो उसका एवरेज और इंस्टेंटेनियस रेट। तो अगर हमें एवरेज रेट निकालना होता है तो हम लोग हमेशा ध्यान रखना हम डेल्टा वर्ड यूज करते हैं। डेल्टा वर्ड इज यूज पर्टिकुलरली फॉर एवरेज। एवरेज के लिए हमें नंबर 1 डेल्टा यूज करना है। कंसंट्रेशन के लिए पर्टिकुलरली वर्ड यूज करते हैं हम लोग ब्रैकेट, बिकॉज एक केमिकल इक्विलिब्रियम में 11th क्लास में पढ़ाया गया था कि मोलर कंसंट्रेशन और एक्टिव मास इज रिप्रेजेंटेड बाय ब्रैकेट। दिस इज अकॉर्डिंग टू गुलबर्ग एंड वागे। गुलबर्ग वागे ने एक लॉ दिया था जो था लॉ ऑफ मास एक्शन, और लॉ ऑफ मास एक्शन 11th का ये कहता है कि रेट ऑफ द रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास और मोलर कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन के लिए अभी हम यहाँ x लिखा है, लेकिन अगर हम इसको इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो फिर हम लोग ब्रैकेट लगा देते हैं और उसके अंदर हम जिसका भी चेंज होगा उसको नोट करेंगे। लाइक दैट
मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल साथ में आपको ले लेते हैं। हमने एक इक्वेशन ले लिया H2 प्लस Cl2 इज इक्वल टू 2HCl, और अभी आपसे बोला गया कि इसके आप एवरेज रेट निकालो। तो इसको हम एवरेज रेट में कैसे लिखेंगे? जैसा मैंने अभी यहाँ पे नोट कराया आपको कि फॉर रिएक्टेंट, हमें रिएक्टेंट के लिए क्योंकि कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, और अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी तो हम माइनस साइन लगाएंगे, और फॉर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के लिए हम शो करेंगे प्लस। इसके मतलब हमको मालूम है ये हमारे रिएक्शन में क्या है, रिएक्टेंट है, और ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट है। तो हम कैसे लिखेंगे? इसके मतलब हो गया इसका एवरेज रेट इज इक्वल टू हो गया माइनस फिर डेल्टा माइनस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, यहाँ पे हम रब कर देते हैं, इज इक्वल टू 1 प्लस क्यों इंडिकेट किया मैंने? प्लस बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट। क्या किया? प्लस ने इंडिकेट कर रहा है कि ये एक प्रोडक्ट है, प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा HCl अपॉन डेल्टा T। ठीक है, तो ये हमारी पूरा एवरेज रेट में हमने इस रिएक्शन को नोट कर लिया। तो एवरेज रेट में क्या करना है हमें? एवरेज रेट का फॉर्मूला क्या हुआ? dx अपॉन dt, एंड फॉर रिएक्टेंट के लिए क्या लगाया? माइनस। डेल्टा इंडिकेट फॉर एवरेज, डेल्टा किसको समझा रहा है कि एवरेज है। कंसंट्रेशन के लिए ब्रैकेट, किसका कंसंट्रेशन? हाइड्रोजन का, अपॉन डेल्टा टी। इट इज अ रिएक्टेंट एंड इट इज ऑल्सो ए रिएक्टेंट, ये भी रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट ये भी है। जब दोनों रिएक्टेंट है तो इक्वल टू का साइन लगेगा। यहाँ पे बीच में आपको कभी भी पॉजिटिव साइन नहीं लगाना है, क्योंकि पॉजिटिव जो है वो इंडिकेट कर देगा कि ये एक प्रोडक्ट है। इसलिए बीच में हमने क्या लगाया? इक्वल टू। फर्दर फिर से क्या लिखा? माइनस डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा T। नाउ इक्वल टू, वो प्लस इंडिकेट कर रहा है बिकॉज इट इज अ प्रोडक्ट, ये क्या है? प्रोडक्ट। एंड टू इंडिकेट की, टू की जगह हमने क्या लिखा? 1 अपॉन 2, क्योंकि हमारा पूरा रिएक्शन क्या है? 1। तो 1 का मतलब है कि 1 का हम हाफ कर सकते हैं, 1 के हम 2 तो नहीं कर सकेंगे, एक रिएक्शन के 2 तो नहीं बनेंगे, एक रिएक्शन का आधा आधा करके पूरा एक प्रोडक्ट बनेगा। तो ये क्या हो गया? प्लस 1 अपॉन 2 डेल्टा HCl अपॉन डेल्टा T। तो एवरेज रेट के लिए हमने यूज किया डेल्टा X अपॉन डेल्टा T। सेकेंड टाइप इज कॉल्ड एज द इंस्टेंटेनियस। दूसरा क्या कहलाता है हमारा? इंस्टेंट। जैसा आप लोग ये वर्ड रेगुलर लाइफ में यूज करते हैं, इंस्टेंट फूड है ना, पिज्जा बर्गर, दीज आर द इंस्टेंट फूड। टाइम ही नहीं लगता, फटाफट बन जाता है और फटाफट खत्म भी हो जाता है। सिमिलरली यहाँ भी हमारे रेट दो तरीके के हो गए, एक एवरेज हो गया, एवरेज में जहाँ स्पीड स्लो चलती है, एवरेज का मतलब कंसंट्रेशन भी ज्यादा था और टाइम भी ज्यादा। लेकिन अगर इंस्टेंटेनियस होगा तो टाइम भी कम होता है और कंसंट्रेशन में चेंज भी कम। तो अगर इफ द टाइम पीरियड इज लेस एंड चेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज आल्सो बी लेस, then it is called as the instantaneous rate। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? instantaneous rate। and instantaneous rates are represented by the dx upon dt। so small changes takes place, अगर changes कम होंगे तो हम डेल्टा नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे? d लगाएंगे। अब यही वाली जो इक्वेशन मैंने आपको ऊपर सॉल्व करने की दी, अगर एग्जामिनेशन में आपसे ये पूछा जाए कि इसको हम इंस्टेंटेनियस में कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंस्टेंटेनियस रेट इज इक्वल टू, माइनस लगाइए सेम बिकॉज इट इज अ रिएक्टेंट, माइनस के बाद डी H2 अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस Cl2 अपॉन dt इज इक्वल टू प्लस 1 अपॉन 2 HCl अपॉन dt। दिस इज द एवरेज रेट। तो अगर हमें एवरेज में लिखना है तो हम लिखेंगे डेल्टा में, एंड दिस इज द इंस्टेंटेनियस रेट। और अगर हमें इंस्टेंटेनियस में लिखना है तो हम स्मॉल डी टर्म में लिखेंगे। और बाकी हमें सारी चीजें सेम रखनी है। रिएक्टेंट के लिए हमेशा माइनस लगाना है, प्रोडक्ट के लिए हमेशा प्लस लगाना है। आगे अगर 2 लिखा है तो 1/2 करना है। अगर आगे हमारे पास, इनको हम लोग बोलते हैं स्टोचियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, जो हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर 2 लिखा है तो 1/2 हो गया, अगर 3 लिखा होगा तो 1/3, 4 होगा तो 1/4 एंड सो। तो इस तरीके से आप एवरेज रेट को और इंस्टेंटेनियस रेट को इक्वेशन के फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके
टाइप ऑफ रेट। तो दो तरीके के रेट हो गए, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। नाउ इसके बाद अब हमारे पास रेट पढ़ लिया, रिएक्शन की स्पीड निकालनी आ गई। अब रिएक्शन की स्पीड तो मालूम हो गई, लेकिन अब हमें यह पता करना है कि कोई भी रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर होते हैं जो इफेक्टेड करते हैं। यानी कभी तो रिएक्शन की स्पीड फास्ट हो जाती है, जैसे हम लोग के साथ भी होता है। कभी तो अपन बहुत तेज पढ़ाने लगते हैं, कभी स्लो पढ़ाने लगते हैं, कभी मॉडरेट पढ़ाने लगते हैं। तो कोई फैक्टर तो लगते हैं ना, उसी के बेस पर तो रिएक्शन की स्पीड भी कम और ज्यादा होती है। तो इसके लिए हमारे पास फॉलोइंग ये सारे फैक्टर्स हैं, टोटल 6 फैक्टर्स लगते हैं किसी भी रिएक्शन में, रिएक्शन की स्पीड को कम और ज्यादा करने के। जिसका पहला हमारा पॉइंट आता है, दिस इज कॉल्ड एज द कंसंट्रेशन। जैसा कि अभी अपन ने फॉर्मूले में ही पढ़ लिया कि रेट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट इज इक्वल टू चेंज द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कंसंट्रेशन अपॉन टाइम का फॉर्मूला होता है, तो इसके मतलब रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। इसके मतलब है कि अगर रिएक्शन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे क्लासरूम में 70 बच्चे बैठे होते हैं, है ना। तो 70 बच्चे बैठे का मतलब हो गया ये नंबर ऑफ मोल बन गए। तो अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे तो कंसंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमें मालूम है C इज इक्वल टू N अपॉन V का। तो अगर N का नंबर ज्यादा हुआ, नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे, तो अगर नंबर ऑफ मोल ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में कोलिजन भी ज्यादा। कोलिजन मतलब टकराएंगे ज्यादा, और अगर वो टकराएंगे ज्यादा तो निश्चित है कि रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होगी। इसके मतलब प्रूफ हो गया कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सो इंक्रीज द कंसंट्रेशन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। सेकेंड फैक्टर होता है टेम्परेचर। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है सारे। टेम्परेचर को देखो, कंफ्यूज मत होना। तुम लोग को यहाँ पे क्या लिखा, टाइम। कई बार बच्चे सोचते हैं टाइम और टेम्परेचर दोनों अलग चीजें हैं। टाइम अलग होता है और टेम्परेचर अलग। टाइम के लिए हम लोग कैपिटल टी, और इस टाइम के लिए हमने यूज किया स्मॉल टी, सॉरी, और टेम्परेचर के लिए कैपिटल टी यूज करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, मिस्टेक नहीं करना कभी भी पेपर में। टेम्परेचर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या, हमारे एवरीडे लाइफ में भी। अभी तो आप लोग देखते हो कभी विंटर्स आ जाते हैं, टेम्परेचर कम हो जाता है तो हम लोग और मोटे मोटे कपड़े पहन लेते हैं एज ए इंसुलेटर की तरह। जब कपड़े ज्यादा होंगे तो हमारी बॉडी से हीट ट्रांसफर नहीं हो पाती, और गर्मियां आ जाती है तो हम लोग पतले कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, क्योंकि बॉडी के ऊपर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। ऐसे ही रिएक्शन के ऊपर भी टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती है, क्योंकि उनके बीच में काइनेटिक ज्यादा होगी, उनके बीच में टकराहट ज्यादा होगी, और अगर टकराहट ज्यादा होगी तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होती है। जैसे एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमें अगर किसी को कुछ बना के पिलाना है, ठीक है, एक एग्जाम्पल आपको बेस्ट देते हैं, और हमारी इच्छा है बनाने की ना, तो हम क्या करेंगे, चाय बना के पिला लिए एक एग्जाम्पल के लिए। तो अगर हमें बनाने के पिलानी है तो हम क्या करेंगे कि स्पीड गैस को तेज कर देंगे। गैस को तेज किया तो क्या हुआ, काइनेटिक बढ़ी तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ गई। लेकिन अगर हमारा मूड नहीं था तो हमने क्या किया, चढ़ा तो दी लेकिन गैस को कर दिया स्लो, और गैस को स्लो किया तो टेम्परेचर हुआ डाउन, तो काइनेटिक भी हो गई कम, और काइनेटिक कम हो गई तो रिएक्शन की स्पीड भी हो गई कम। इसके मतलब ये प्रूफ हो गया कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो रिएक्शन की स्पीड भी बढ़ेगी। तो टेम्परेचर रेट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन याद रखना, पेपर में अगर टेम्परेचर का पॉइंट आप डिस्कस करेंगे तो आपको ये पॉइंट जरूर डिस्कस करके आना है, इसका नाम है टेम्परेचर कोफिशिएंट। आपको ऑब्जेक्टिव्स में, आपको वन वर्ड के क्वेश्चन में भी मिलता है। टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या होता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है कि अगर हम किसी भी रिएक्शन में 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, केवल 10 डिग्री टेम्परेचर अगर हम बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की स्पीड दुगने से तिगुनी हो जाती है, 2 और 3 टाइम इज मोर ऑन। इसको हम डिफाइन करने के लिए लिखाते हैं तो ऑन इंक्रीज द टेम्परेचर 10 degree Celsius, then the rate of reaction become double or triple, and this is called as the temperature coefficient. तो temperature coefficient के लिए KT, T को नीचे लिखना है, KT plus 10 degree upon KT is approximately 2 or 3, and this is called as the temperature coefficient. Now,
The third factor, these are the two common factor particularly used in all reaction. हम सारे रिएक्शन में ये वाले फैक्टर को यूज करते हैं, लेकिन हमारा जो थर्ड फैक्टर है वो स्पेसिफिक है. इट इज स्पेसिफिक फॉर गैस, क्योंकि आप पेन है देखिए, इसको हम दबा नहीं सकते, इसको हम प्रेस नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉन कंप्रेसिबल है. लिक्विड को स्लाइटली कंप्रेस कर, लेकिन गैसेस को हम कंप्रेस कर सकते हैं. इसके मतलब है कि गैसेस के ऊपर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है. तो प्रेशर प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन गैसेस स्टेट. और गैसेस फॉलो द आइडियल गैस इक्वेशन, गैसेस फॉलो द बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, जो आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा है. अकॉर्डिंग टू बॉयल, ये पढ़ा था, अकॉर्डिंग टू बॉयल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. गैस का वॉल्यूम प्रेशर के इनवर्स होता है. देखिए हम एक एक्सपेरिमेंटली बता रहे हैं. मान लीजिए हमने प्रेशर लगाया, हम जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे गैस का वॉल्यूम भी कम हो रहा है. अब देखिए गैस का वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल पास में आएंगे, और नंबर ऑफ मोल पास में आएंगे, इनको स्पेस कम मिलेगी, तो इनके बीच में कोलिजन भी ज्यादा, और अगर कोलिजन ज्यादा होगा तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा. इसके मतलब इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द प्रेशर, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर प्रेशर ज्यादा होता है तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा. नाउ द फोर्थ फैक्टर इज द सरफेस एरिया, एंड सरफेस एरिया इज स्पेसिफिक फॉर सॉलिड. ये फैक्टर अभी जो हमारे फैक्टर लग रहे हैं वो स्पेसिफिक लग रहा है. सरफेस एरिया हम लिक्विड में यूज नहीं करते, सरफेस एरिया हम गैस में यूज नहीं करते. इट इज पर्टिकुलरली फॉर सॉलिड, इसको हम यूज करेंगे सॉलिड में. सॉलिड के लिए पॉइंट कहता है इंक्रीज द सरफेस एरिया, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. अगर सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो रिएक्शन की स्पीड भी ज्यादा होती है. लाइक दैट क्रिस्टलाइन शुगर, अगर शक्कर दानेदार है तो पानी में देर में घुलेगी, लेकिन अगर शक्कर पिसी हुई होगी तो वो जल्दी घुल जाएगी, क्योंकि जो पिसी हुई शक्कर होती है दिस इज कॉल्ड द एमॉर्फस फॉर्म. इसको हम केमिस्ट्री में कहते हैं एमॉर्फस. तो अगर एमॉर्फस है तो निश्चित है उसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उसका सरफेस एरिया भी ज्यादा. तो क्रिस्टलाइन शुगर डिसॉल्व इन अ लॉन्ग पीरियड एज कंपेयर टू द एमॉर्फस फॉर्म. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज द रेडिएशन. अगला पॉइंट आया रेडिएशन का, एंड इट इज स्पेसिफिक फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन. आप लोग से वन वर्ड में क्वेश्चन आता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? फोटोकेमिकल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस व्हिच आर इनिशिएटेड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट. वो रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ फोटोकेमिकल रिएक्शन. तो हमारा पॉइंट फिर वही आया, इंक्रीज द रेडिएशन, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन. आपने ये ऐसे एग्जांपल्स अपने चारों तरफ देखे हैं. आपके घर के आसपास बड़े बड़े पेड़ होते हैं, नीम के, आम के, बरगद के, खूब मोटे मोटे पेड़ होते हैं. हम उनको पकड़ भी नहीं सकते, वो इतने मोटे होते हैं. लेकिन वही अगर हम नीम, आम, बरगद को अपने घर में लगा लेते हैं, खूब उस पे पानी, यूरिया सब डालते हैं, फिर भी वो इतने मोटे नहीं होते. कारण क्या है? हमारे घर पर उसको पर्टिकुलरली उतना रेडिएशन नहीं मिल पाती. कहीं ना कहीं आधा एक घंटे के बाद उस पर छांव आने लगती है. पर्टिकुलर जितना उसको फोटोन लेना चाहिए उतना वो फोटोन ले नहीं पाता. फोटोन नहीं मिलेंगे तो फिर काइनेटिक नहीं बढ़ेगी, और काइनेटिक नहीं बढ़ेगी तो रिएक्शन की स्पीड भी कम. इसीलिए आपके चैप्टर का नाम काइनेटिक है, कि जब तक मॉलिक्यूल के बीच में कोलिजन नहीं होगा, टकराएंगे नहीं, तब तक उनकी काइनेटिक नहीं बढ़ेगी. अगर काइनेटिक नहीं बढ़ेगी तो रिएक्शन की स्पीड भी नहीं. इसके मतलब है कि स्पीड पर्टिकुलरली डिपेंड करती है काइनेटिक्स के ऊपर. अब ये एक एग्जांपल, चूंकि अपन केमिस्ट्री से रिलेटेड ही है, केमिस्ट्री ही पढ़ रहे हैं, तो क्या हुआ H2 + Cl2, हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाना है. अगर ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, H न्यू, ये आपने 11th क्लास में पढ़ा है, इसको हम लोग फोटोन कहते हैं. ये साइंटिस्ट थे प्लैंक्स, जिन्होंने कहा था एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिप्रेजेंटेड बाय फोटोन, एंड फोटोन इज इक्वल टू H इज द प्लैंक्स कांस्टेंट और न्यू इज द फ्रीक्वेंसी. तो लाइट के लिए पर्टिकुलरली हम लोग H न्यू का यूज करते हैं. तो अगर लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है तो फास्ट हो रहा है, लेकिन यही रिएक्शन अगर डार्क होता है तो स्लो होता है. और वैसे भी आपको कुछ और भी रिएक्शन मालूम है. फोटोसिंथेसिस दिन में फास्ट होती है, लाइट की प्रेजेंस में फास्ट होती है, लेकिन डार्क में ये रिएक्शन स्लो होता है. इसके मतलब रेडिएशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन केमिकल काइनेटिक, एंड बट दीज पॉइंट्स आर स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट. ये एक पॉइंट पे स्पेसिफिक है, कॉमन नहीं है. बट दीज 2 पॉइंट्स आर कॉमन. ये किसी भी, चाहे आइदर इट इज सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सब पर ही लगते हैं. And the last point is the catalyst.
Catalysts are those substances which increase the rate of reaction without participate in a chemical reaction. तो अगर रिएक्शन में हम कैटलिस्ट डाल देते हैं तो रिएक्शन की स्पीड को बढ़ जाती है। और इसके मतलब कैटलिस्ट आर दोज विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाते हैं। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक क्या है, रिएक्शन के कितनी तरीके के होते हैं, टाइप ऑफ रिएक्शन, फिर रेट क्या होता है, रेट कितनी तरीके के होते हैं, एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस, और लास्टली हमने आपको पढ़ाया फैक्टर इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिनसे किसी भी रिएक्शन की स्पीड को कम और ज्यादा किया जा सकता है। मुझे लगता है कि आपको मेरा वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।